हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका टाइम टेबल है स्टडी का फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा और यहाँ भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सी-टेट के ईवीएस सब्जेक्ट के यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करेंगे और जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो टॉप 20 होने वाले हैं। यानी कि आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये 20 क्वेश्चन बहुत सुपर फास्ट होंगे, यानी कि 10 या 12 मिनट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट इन दोनों में 20 नंबर्स में या 20 जो है नंबर के क्वेश्चन है जो वो इन्वॉल्व किए गए हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न समझ लीजिए 20 ही बहुत ही कम समय में इसको पढ़ा जाएगा। जहाँ व्याख्या की जरूरत होगी वहाँ व्याख्याएँ भी की जाएंगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपका स्कोर कितना रहता है इन टॉप 20 क्वेश्चंस में, आप कमेंट बॉक्स में स्कोर को ज़रूर नोट डाउन करें। और चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। शुरू करते हैं आज का सेशन। और क्या है वे 20 प्रश्न, उनके बारे में बातें की जा रही हैं। पहला क्वेश्चन सबसे आसान और कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आप जानते हैं कि इसके पहले जो सी-टेट का एग्ज़ाम था उसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे वो इस प्रकार के नहीं, जैसे कि मैप से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है मैप से वो भी भौगोलिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नेपाल देश की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है, पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं। उस तरह से जो है उड़ीसा जो है वो किस दिशा में पड़ता है भारत के मैप में। इस तरह से बहुत क्वेश्चन कई बार जो है पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 4 या 5। सही आंसर है 5। क्यों? क्योंकि अगर आप मैप जानते हैं थोड़ा सा भी तो आप जानते हैं कि नेपाल देश है वहाँ से 5 कौन कौन सा, इसके पहले तो 4 लगती थी लेकिन जब से उत्तराखंड जो है अलग हुआ है यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तब से क्या है 5 राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं नेपाल देश की। तो देखते हैं कौन कौन सा। पहला तो है आपका उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद सिक्किम आ जाता है। तो जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, अगर पता नहीं है तो। अगर पता है तो बढ़िया है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायु दाब पर, वायुमंडल की आर्द्रता पर, जल चक्र पर, तापमान पर। तो 2 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वायुमंडल की आर्द्रता कैसी है, ठीक है, नमी कितनी है, उसके हिसाब से वर्षा की मात्रा निर्भर होती है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को। तो देखिए तीसरे का जो सही आंसर है वो है 22 मार्च को। 22 मार्च को आपका जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, चाहे जल संरक्षण विश्व जल संरक्षण दिवस दोनों नाम आ सकता है, विश्व जल दिवस या विश्व जल संरक्षण दिवस। उसके बाद बात कर लेते हैं अदर जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रमन इफेक्ट डॉक्टर सी.वी. रमन ने जो आविष्कार किया, जो खोज की, प्रयोग किए, वो रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है और वो उसी दिन 28 फरवरी को ही नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को आप जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस है। 5 जून को आप जानते हैं पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वो कौन सा है। काजीरंगा, पेरियार, कार्बेट, मानस। 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है आप जानते हैं, जैसे कि उत्तराखंड की बात कर ली जाए, यानी कि जिम कार्बेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में है जिम कार्बेट। और जिम कार्बेट ही सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जिम कार्बेट क्या है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत से हैं जैसे कि राजा जी, नंदा देवी और गंगोत्री, ये सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब बात कर लेते हैं काजीरंगा की। तो काजीरंगा और मानस ये जो हैं असम राज्य में स्थित हैं, जैसे कि काजीरंगा, मानस, नेमरी, डिब्रू
राजीव गांधी नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई, रायमोना। तो देहिंग पटकाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और काजीरंगा मानस आप जान रहे हैं कि ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं पेरियार बचता है, तो पेरियार केरल का एक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं। निम्न में से जल की बीओडी को बढ़ाता है। बीओडी का फुल फॉर्म अगर देख लें आप, तो बीओडी की बात कर ली जाए तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है कि जो है जल में जल प्रदूषण है और उसकी ऑक्सीजन, जैसे कि जल प्रदूषण ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन लेवल की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। उसी मात्रा को चेक करने के लिए बीओडी का यूज किया जाता है। तो बीओडी को कौन बढ़ा देता है? शैवाल, मिट्टी, शर्करा मिल के अपशिष्ट जलीय पौधे। पाँचवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अपशिष्ट की बात आई है कि जब जल प्रदूषण होगा तो बीओडी बढ़ता है। तो जल प्रदूषण किस में होगा? जहाँ पे अपशिष्ट बहुत ज़्यादा जब जल में उपस्थित हो जाते हैं तो बीओडी के द्वारा इनके ऑक्सीजन लेवल को मापा जाता है जल के। आगे देखते हैं। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, शोर मापने में। तो देखिए छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये बहुत ही सदाबहार प्रश्न है ये सारे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है CO2, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए CFC कार्बन की बात हो रही है। तो सातवें के जो सही आंसर है, सातवें आंसर की बात कर लीजिए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी जो है पशु जो होते हैं वो चारा खाने के बाद या भोजन करने के बाद उसके बाद उनको जुगाली करके पचाते हैं, जिससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वो मीथेन होती है। और मीथेन जैसे आधी जली हुई सिगरेट, आधा जला हुआ लकड़ी, ये सारे जो चीज़ें आधी जली हुई होती हैं वहाँ से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। और ये ही हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है कहाँ पे? मालाबार तट, सुंदरवन में, कच्छ के रण में, तटीय ओडिशा में। तो आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो सुंदरवन है। ठीक है। कच्छ के रण यानी कि जो है आपको गुजरात की बात हो रही है। मालाबार तट आप जानते हैं। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, रैखिक और अनियमित। नौवें के सही आंसर की बात कर लिया तो सीधा होता है। आगे देखते हैं। 10% या प्रतिशत का नियम देने वाले वैज्ञानिक है। ओडम, कहा गया क्वेश्चन, ओडम, लिंडेमान, टेंसले और हैकल। सही आंसर की बात कर ले तो 10% का जो नियम है वो लिंडेमान ने दिया है। वो क्या कहते हैं कि जब भी कोई भी उत्पादक कोई भी उत्पादक खाता है तो उसकी ऊर्जा उसके में 10% कम हो जाती है। तो इसी तरह से सब में 10% कम होती जाती है। तो ये और लास्ट में आके वो 0% हो जाती है। तो ये 10% का जो प्रतिशत का जो नियम है वो लिंडेमान जी ने दिया है। और इसका जो है मुझे लगता है कि आप जब भी ये चैप्टर शुरू पढ़ते हैं पिरामिड वाला, तो उसमें आपका 1-2 टॉपिक के बाद ये टॉपिक आपको पढ़ाई जाती है 10% का जो नियम है। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जल समूह कहलाता है। ठीक है, जल समूह कहलाता है। संक्रमण, अनुक्रम, चरम अवस्था, क्रमिकी। तो देखिए इसको देख लेते हैं। 11 का जो सही आंसर है वो पहला है। आगे देखते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर बातें की जाएंगी। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों की विरंजन का कारण। प्रवाल भित्तियाँ वो हैं जहाँ पे परत दर परत मिट्टी जमा होने से जो एक बड़ी दीवार बन जाती है वो प्रवाल भित्ति है। और उससे जो है बहुत जीव जंतु निर्भर रहते हैं। तो वो अम्ल वर्षा के कारण नष्ट हो रही है, या ओजोन क्षरण के कारण, जल प्रदूषण, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो 12 का जो सही आंसर है वो चौथा आंसर है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो प्रवाल भित्तियाँ हैं उनका विरंजन हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो आपको पता है कि वायुमंडल में जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है आप जानते हैं, जैसे मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी हम लोगों ने बात की थी CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैस हैं वो मिल जाती हैं वायुमंडल में, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और उनकी वजह से जो वायुमंडल का औसत तापमान है वो बढ़ने लगता है। तो इसी वजह से इसी क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
वन के पेड़ों की छाल के ऊपर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक और मॉस। ठीक है, तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन आप जानते हैं लाइकेन। हमेशा वन के जो वन है या वन में जो पेड़ हैं, और आप अगर अपने जब ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो आप देखते होंगे अपने आसपास पड़ोस में भी जो पेड़ हैं उनमें जो है लाइकेन उगे हुए होते हैं। और कवक तो आप जानते हैं जो रोटियों में गर्मी के ठंडी के मौसम में या जब किसी भी मौसम में बरसात के मौसम में फफूंदी वाइट वाइट आ जाती हैं, वो कवक है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस दिन की वृद्धि से नष्ट हुई, किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? ठीक है, लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ, जलकुंभी। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जलकुंभी। ये सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था ईवीएस में। बहुत मुझे सन वैसे याद नहीं आ रहा क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत सारा हम लोगों ने बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जो है चैनल पर विजिट करें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आगे देखते हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो इन पे पूरा एक तरह से जब आया था, एक ये नया तो आ नहीं रहा, पहले भी बहुत बार इसका ये प्रश्न आ चुका है। तो 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 15 का सही आंसर है वो तीसरा है, इसको ज़ीरोफाइट कहते हैं, जो मरुस्थल में उगते हैं। आगे देखते हैं, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सभी। दूसरा ऑप्शन सही है, स्वीडन में। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी जाती है? ये भी बहुत ही आसान है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन सही है, कोलकाता। आगे भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन। देखिए, जो आसान है वो बार बार आ ही रहा है मुंह से कि आसान है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इन सारी चीज़ों को। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो सही आंसर है अजंता, जो कि महाराष्ट्र में ही सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है, महाराष्ट्र में। वो बस महाराष्ट्र तक ही फैली हुई है। ठीक है, अजंता की श्रेणी। आगे देखते हैं, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की विधियां हैं। ठीक है, एक को छोड़कर सभी क्या हैं? एक विधि है पढ़ने पढ़ाने की। सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना, समस्या समाधान। सही आंसर की बात कर ली जाए, 19 का जो सही आंसर है, पढ़ाने की विधि जो है वो एक को छोड़कर है। ठीक है, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना, ये भी व्याख्या के द्वारा पढ़ाया जाता है। समस्या समाधान, निर्देशित खोज और सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव। देखिए, पर्यावरण में जब भी भ्रमण विधि आती है, भ्रमण विधि की बात होती है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑप्शंस भ्रमण विधि से हो तो अधिकतर वही सही होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि जो चीज़ें नहीं बच्चे को पता है, अगर उसको आप प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर, उन्हें स्पर्श करा के, उन्हें उनके बारे में कुछ चर्चा करके, वाद विवाद करके अगर पढ़ाते हैं तो चीज़ें अस्थायी हो जाती हैं, बच्चा अस्थायी अधिगम कर लेता है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।